नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं श्रीहन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अध्याय पांडव द्वीप, 19 जनवरी 2019। कुछ माह पूर्व माझा गया था। तभी से रामनगर के बारे में सुना था। मांझा की कगार पर खड़ा जब नर्मदा के सौंदर्य को निहार रहा था, उसी समय किसी ने कहा था कि रामनगर का घाट भी ऐसा ही अच्छा है। उसी दिन से रामनगर जाने का मन था, पर मुहूर्त आ जाया। होशंगाबाद पिपरिया मार्ग से 12 किलोमीटर अंदर जाना था रामनगर को। सेमरी हरचंद पर ही रामनगर निवासी ओम प्रकाश तराठे आ गए थे लेने। सेमरी हरचंद से पामली तक सड़क गई है, जिसका पुनर्निर्माण चल रहा था जगह जगह। ओम प्रकाश जी ने बताया कि पामली पहुंचने से 2 किलोमीटर पूर्व ही रामनगर के लिए बाई ओर रास्ता गया है। रास्ते भर दोनों ओर हरे भरे खेतों में फसलें लहलहा रही थी। इंच इंच जमीन हरी थी। समय काटने के उद्देश्य से मैंने बात चलाई। फसलें तो बहुत अच्छी है, ज्यादातर गेहूं ही दिख रहा है। कौन कौन फसल होती है? गेहूं और चने की पैदावार होती है। यहाँ अरहर भी है। वैसे तो नर्मदा पट्टी में सब होता है। बाबई में धान बहुत है, बनखेड़ी में गन्ना। अब तो किसान संतरा, केला, पपीता, आम जैसे फल भी करने लगे हैं। ओम प्रकाश जी बोले। जमीन अच्छी है यहाँ की, मैंने जोड़ा। माँ नर्मदा का प्रताप है। नर्मदा की रेत महीन है और इसके किनारे की जमीन में इसकी रेत खेतों की मिट्टी में मिली होने में मिट्टी में पोरोसिटी बढ़ा देती है, जिससे पानी नीचे तक तक जाता है और खूब जड़ों को सींचता है। जो मिट्टी चिकनी होती है उसमें पानी एक लेयर बना लेता है और उससे नीचे नहीं जा पाता। पर हमारे यहाँ की मिट्टी की उर्वरता का कारण मिट्टी में रेत का मिलना होना है। ओम प्रकाश ने समझाया। तभी यहाँ के खेत खूब पैदावार देते हैं। हाँ साहब, कभी कभी पूर भी नदी में आ जाती है। पूर मतलब बाढ़। हाँ, उससे तो बहुत नुकसान होता होगा। नुकसान नहीं साहब, फायदा। मतलब? मैं जोर से चौंका। हाल में तो नुकसान दिखता है, पर आगे पैदावार बम्पर होती है। सो कैसे? जिस साल आती है उस साल तो गल्ला, पशु, मकानों का नुकसान दिखता है, पर आने वाले समय में जब नदी से बाढ़ उतरती है तो उपजाऊ मिट्टी खेतों में छोड़ देती है। ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ। मैंने तो अभी तक नहीं यही जाना था कि बाढ़ आने से बहुत नुकसान होता है। यही नहीं साहब, सतरंगी मिट्टी तो छोड़ती ही है नर्मदा, साथ ही बरसों से जमे मिट्टी के नुकसानदायक तत्वों को भी बहा ले जाती है। अमजद ने जोड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरा गांव शाहगंज भी तो नर्मदा के किनारे है। इसका आशय तो ये हुआ कि नर्मदा किनारे वाले बाढ़ को भी अच्छा मानते हैं, और यहाँ बाढ़ नर्मदा में आती भी खूब है। 3-4 साल में एक बार तो आ ही जाती है, मैं बोला। और एक बार की बाढ़ जमीन की 3-4 साल के लिए उर्वरता बढ़ा देती है। मेरा खुद का किया अनुभव है कि बाढ़ के बाद 3-4 साल तक कम लागत में दुगनी उपज होती है और बाढ़ का मुआवजा मिलता है, सो अलग। मैंने कटाक्ष दिया। अब वो तो साहब हाल के नुकसान की भरपाई में ही जरूरी है, नहीं तो नुक्स किसान उठ ही ना पाए। ओम प्रकाश ने मार्के की बात की। बात करते करते हम लोग उस मोड़ पर आ गए जहां से बाय रामनगर के लिए रास्ता मुड़ा था। माइलस्टोन लगा था जिस पर लिखा था रामनगर 1.4 किलोमीटर। इसे रामनगर क्यों कहते हैं? क्या माझा की तरह यहाँ भी भगवान राम आए थे? मैंने पूछा। नहीं सर, यहाँ पांडव आए थे। अच्छा? मैं हंसा। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। पांडवों ने अपने वनवास काल में यहाँ कुछ दिवस रहकर यज्ञ कराया था, इसलिए इसे पांडव द्वीप कहते हैं। ओम प्रकाश की वाणी में गर्व था। ओह, क्या सचमुच? हाँ साहब, चलकर आपको दिखाते हैं। पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, वो अभी भी वहाँ है। आश्चर्य! तब तो हम ऐतिहासिक जगह में हैं। मैं बोला। तब तक गाड़ी गांव में घुस चुकी थी। ठीक ठीक गांव, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। गांव की गलियों से निकाल ओम प्रकाश सीधे हमें नर्मदा तट पर ले गए। एक बड़े से पीपल के नीचे हमें रोका। गाड़ी से उतरते ही सामने मंदिर दिखा, जिसमें रामायण का पाठ चल रहा था। दाहिनी और काफी नीचे नर्मदा बह रही थी, जिनके तट तक जाने को ढलान पर कच्ची पक्की सीढ़ियां बनी थी, जो सड़क जितनी चौड़ी थी।
मंदिर के पीछे स्कूल और आंगनवाड़ी थी। ओम प्रकाश जी की पत्नी ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, इसलिए सबसे पहले हम आंगनवाड़ी केंद्र गए। मंदिर के बगल से कच्चा रास्ता आंगनवाड़ी के लिए जाता था। रास्ते से नीचे दिखती, लहराती, बल खाती नर्मदा अत्यंत मनोहारी लग रही थी। कुछ दूर सीधी जाकर 110 डिग्री का मोड़ ले दाएं मुड़ गई, और वह मोड़, हरा पानी, चौड़ा पाट, क्या अद्भुत दृश्य है। आंगनवाड़ी स्कूल देखकर लौटे तो फिर वहीं नीचे बहती नर्मदा पेड़ों के झुरमुट से अलग अलग स्थान पर खड़े हो देखने लगा। फिर लगा, स्कूल के बच्चे मेरी इस दीवानगी को क्या कहेंगे। यही सोचकर चल दिया। ओम प्रकाश अब मंदिर ले गए। मंदिर परिसर में बाहर 4 लोग बैठे थे। अंदर वरांडा में रामायण का पाठ चल रहा था। आप लोग इसी गांव के हैं? साधारण शिष्टाचार के बाद मैंने पूछा। हाँ, इसी गांव के, एक सज्जन बोले। मैं आंगनवाड़ी विभाग का जिला अधिकारी हूँ। आपके गांव का नाम सुनकर आया हूँ। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं यहाँ पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किया है। सही बताया है आपको। इसका पुराना नाम पांडव द्वीप है। ये पांडवों की यज्ञ भूमि रही है। उन्हीं के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। दर्शन कर लें आप भी। कहते हुए बगल के एक पुराने मंदिर की ओर दूसरे सज्जन, जो अपेक्षाकृत सबसे बुजुर्ग लग रहे थे, ने इशारा किया। मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। छोटा, यही कोई 1 फुट का काले पत्थर का बना था शिवलिंग, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि इसे पांडवों ने थापा है। सच जो भी हो, पर एक बात ने मुझे चौंकाया। जैसे ही मैंने वह शिवलिंग देखा, मुझे एक और स्थान के शिवलिंग की याद आ गई। केदारनाथ उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर बना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना ज्योतिर्लिंग है। मैं कभी वहां नहीं गया। बद्रीनाथ हो आया हूँ, पर अभी केदारनाथ नहीं जा पाया। पर जो भी तस्वीर केदारनाथ की अब तक देखी है और जो शिवलिंग वहां है, जिन्हें फोटो में देखा है, एक साम्य पैदा कर रहे थे इस रामनगर के शिवलिंग से। अमूमन शिवलिंग पैराबोलिक होते हैं, पर रामनगर के शिवलिंग वैसे नहीं है। ये तो एलिप्टिकल है, जैसे केदारनाथ के दिखते हैं। फर्क इतना ही है कि केदारनाथ के बड़े हैं और ये छोटे। और एक और आश्चर्यजनक साम्य है दोनों में, कि दोनों ही पांडवों द्वारा स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग को प्रणाम कर यहाँ जहाँ रामायण हो रही थी वहां गए। पीछे राधा कृष्ण का मंदिर और बाजू में एक और पुराना शिव मंदिर। दालान और वरांडा मिलाकर 100 से अधिक लोगों के रुकने जैसी जगह थी वहां। मंदिर के पुराने महंतों के चित्र लगे थे। परिसर घूमकर आए तो फिर वहीं बैठ गए जहाँ सब लोग थे। परिचय हुआ तो सज्जन सबसे पहले पांडव शिवलिंग के बारे में बता रहे थे। उनका नाम रविशंकर पटेल था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लक्ष्मण गोस्वामी थे और भगवा वस्त्र पहने थे लखन गोसाई। बात होने लगी। काफी रमणीक दृश्य है नर्मदा जी का आपके यहाँ। मैंने कहा, तपोभूमि है ये। यहाँ पांडवों ने वास किया था और यज्ञ कराया था। देवता भी यहाँ ऐसे स्थानों को तरसते हैं। लखन गोसाई बोले। पुराणों में वर्णन है इस स्थान का। परिक्रमा वासियों को यहाँ 3 दिन रुकने का प्रावधान है। रविशंकर पटेल बोले। तो क्या रुकते हैं यहाँ? भोजन आदि की व्यवस्था कौन करता है? रुकते हैं। कई कई बार तो 250 तक लोग रुके हैं। भोजन आदि की व्यवस्था है तो नियमित सदावत चलता है। सेमरी हरचंद के अग्रवाल सेठ, इस गांव के धनी व्यक्ति, लगातार सदावत की सामग्री निशुल्क पहुंचाते हैं। लक्ष्मण गोस्वामी जी बताने लगे। रामायण की नियमित चल रही है। कब से कर रहे हैं इसे? 2 वर्ष से लगातार चल रही है। गांव वाले मिलकर करते हैं। परिक्रमावासी जब रुकते हैं तो इसका लाभ उठाते हैं। रविशंकर पटेल बोले। अयोध्या कांड चल रहा था रामायण में। मेरे द्वारा भी रामायण का पाठ शुरू किया गया। 3 माह पूर्व आज ही दशहरे के दिन शुरू किया था। आज उसमें भी अयोध्या कांड शुरू हुआ है। अयोध्या कांड की शुरुआत तुलसी बाबा ने शिव स्तुति से की है। और यहाँ भी शिव जी, नर्मदा जी और पास पीपल के नीचे विराजे हनुमान जी के सम्मुख अयोध्या कांड चल रहा था। मन गदगद हो गया। प्रसंग चल रहा था जब भरत जी अयोध्या आते हैं और पिता की मृत्यु, भाई का वन गमन सुनते हैं, और यह भी कि सब कुछ उनके नाम पर किया गया है, तो टूट जाते हैं बुरी तरह उस कलंक के अकल्पनीय दुख को सोचकर। हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरलीन मातु कुटिलाई। चलिए, हमारी इस यात्रा को फिलहाल नहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे।
और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा से। नर्मदे हर।